वेलकम टू यूट्यूब चैनल होम्योपैथी फॉर ऑल। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बीमारियों के बारे में वैज्ञानिक एवं प्रमाणिक जानकारी देता रहता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से एक नई बीमारी के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं और इस बीमारी का नाम है डर्मेटोफाइटोसिस या रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म एक बहुत सामान्य समस्या है जो बरसात के दिनों में बहुत तेज़ी से सोसाइटी के अंदर उभरती है। रिंगवॉर्म क्या है, रिंगवॉर्म का कारण क्या है, रिंगवॉर्म फैलता कैसे है और रिंगवॉर्म के लिए कौन से लोग हाई रिस्क पर होते हैं और इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है और ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, इन सारी बातों की जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। बस आप केवल शुरू से आखिर तक वीडियो को देखते रहिए और रिंगवॉर्म के बारे में पूरी सटीक वैज्ञानिक सूचना आपको मिल जाएगी। मैं इसी के साथ से सभी व्यूअर्स से निवेदन भी करूंगा कि इस वीडियो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सारे वीडियोस की इंटीमेशन आपको, नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए आज की इस जानकारी को हम लोग शुरू करते हैं कि रिंगवॉर्म क्या है। रिंगवॉर्म बेसिकली एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है जो कि त्वचा के अंदर होता है। त्वचा के शरीर के जिस हिस्से में ये इन्फेक्शन होता है उस हिस्से के आधार पर इसका नाम रखा जाता है। जैसे अगर सिर के अंदर हो रहा है तो इसे ट्विनिया कैपिटिस कहा जाता है। अगर ये मूछें या दाढ़ी के अंदर हो रहा है तो इसे टीनिया बार्बी कहा जाता है। पेट के ऊपर या पैरों के ऊपर या पीठ के ऊपर हो रहा है तो इसे टीनिया कार्पोरिस के नाम से जाना जाता है। अगर फेस के अंदर हो रहा है तो इसे ट्विनिया फेसी के नाम से जाना जाता है। अगर हाथों में हो रहा है तो इसे ट्विनिया मैनम के नाम से जाना जाता है और ग्रोइन एरिया में अगर हो रहा है तो इसे ट्विनिया क्रूरिस के नाम से जाना जाता है। और नेल्स में होने वाले फंगल इन्फेक्शन को टीनिया एंगुइनम के नाम से जाना जाता है। अब टीनिया के कॉजेज़ क्या हैं? टीनिया के लिए 3 जीनस जिम्मेदार माने गए हैं जिनको कि माइक्रोस्पोरॉन, ट्राइकोफाइटॉन और इपिडर्मोफाइटॉन के नाम से जाना जाता है। अब जब हमने ये जान लिया कि ये 3 जीनस जिम्मेदार हैं तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जीनस के लिए हमारा शरीर हमेशा लगभग एक्सपोज रहता है। इन जीनस का इन्फेक्शन हमारे शरीर में तभी उभरता है या तभी पनपता है जब हमारे शरीर के अंदर फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। अब इस बात को जानने के बाद अब हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, क्योंकि रूट ऑफ इन्फेक्शन को बगैर जाने हम इन्फेक्शन से अपने आप को प्रिवेंट करने में सक्षम नहीं होंगे। तो रूट ऑफ इन्फेक्शन 2 तरीके से हो सकता है, मैन टू मैन, मैन टू एनिमल। मैन टू मैन में इन्फेक्शन में 2 तरीके हो सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जैसे शेकिंग ऑफ हैंड, हाथ मिलाने से, हगिंग, गले लगाने से। ये 2 तरीके ऐसे हैं जिनके माध्यम से मैन टू मैन में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। ये तो मैंने 2 तरीके आपको साधारण तौर पर बताए, और भी तरीके हो सकते हैं जिनमें डायरेक्ट कांटेक्ट की संभावनाएं होती हैं। इसके अलावा इंटीमेट्स के आर्टिकल्स यूज़ करने में, जैसे तौलिया है, कपड़े हैं, साबुन है, जिस संक्रमित व्यक्ति के कपड़े, साबुन, तौलिया इस्तेमाल करने से स्वस्थ व्यक्ति में इन्फेक्शन के ट्रांसफ़र होने की पूरी संभावना बनी रहती है। अब बारी आती है एनिमल्स में। एनिमल्स में ख़ासतौर से पेट्स में इन्फेक्शन बहुत तरह पाया जाता है। पेट्स में होने वाले इस इन्फेक्शन से मनुष्यों तक पहुंचने की पूरी संभावना रहती है। जो स्वस्थ व्यक्ति इन्फेक्टेड पेट्स के संपर्क में आते हैं उनमें इन्फेक्शन के ट्रांसफ़र की बहुत संभावना रहती है। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटीज़ यानी कि संभावनाएं अपेक्षाकृत अधिक होती हैं। तो उन परिस्थितियों को हमें भी जानना चाहिए कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें इन्फेक्शन की संभावनाएं अपेक्षाकृत अधिक होती हैं। ऐसे कौन से लोग होते हैं जिनमें इन्फेक्शन होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो सबसे पहले ऐसे लोग जो कि क्राउडी प्लेसेस पर काम कर रहे हैं उनमें इन्फेक्शन की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। ऐसे लोग जो मॉइस्ट प्लेसेस पर रह रहे हैं उनमें भी इन्फेक्शन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं।
ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक श्रम अधिक करते हैं और उनको पसीना बहुत आता है, उनमें भी फंगल संक्रमण की संभावनाएं अधिक होती हैं। यानी कि जहाँ भी गीलापन होगा, कुल मूल बात समझने की कोशिश करिए कि जहाँ भी गीलापन होगा, शरीर में जहाँ पानी रुक रहा है, वहाँ पर फंगल संक्रमण, फंगल इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। जो लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें भी फंगल इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटीज़ कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। रीज़न वही कि पसीना ज़्यादा आता है, कपड़े गीले रहते हैं और गीलापन जहाँ भी रहेगा फंगल संक्रमण के लिए ये एक उर्वरा भूमि तैयार करता है। गीलापन जो है एक उर्वरा भूमि तैयार करता है जहाँ फंगल इन्फेक्शन पनप सकता है। टाइट क्लोथिंग, आज कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ऐसे टाइट कपड़े पहनने का शौक होता है जहाँ से एयर का एरिएशन बहुत पुअर होता है, ऐसे लोगों में भी फंगल इन्फेक्शन की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं समाज में जिनके इम्यून सिस्टम वीक होते हैं और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स वो ले रहे होते हैं। जैसे कुछ लोग किडनी ट्रांसप्लांट के होते हैं, कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ के होते हैं जिनमें कि ऑटो इम्यून सप्रेशन के लिए दवाएं दी जाती है। ऐसे लोगों में भी फंगल इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। कुछ लोगों में क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं। क्रॉनिक डिजीज़ से जो सफ़र कर रहे होते हैं, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, ऐसी डिजीज़ से सफ़र कर रहे लोगों में भी फंगल इन्फेक्शन की संभावनाएं अपेक्षाकृत अधिक होती हैं। हु आर एट रिस्क जानने के बाद, यानी कि किन लोगों को संक्रमण की संभावनाएं अधिक होती हैं, ये जानने के बाद अब हम जानते हैं कि बीमारी का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, यानी कि बीमारी दिखती कैसी है। बीमारी दिखती कैसी है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्किन डिजीज़ में बीमारी को देख करके ही उसकी डायग्नोसिस बनाई जाती है और कोई ऐसा रास्ता नहीं होता है जिसके माध्यम से हम ये जान सकें कि कौन सी बीमारी से मरीज़ ग्रसित है। इसलिए स्किन डिजीज़ में डिजीज़ की क्लिनिकल पिक्चर कैसी दिख रही है बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें जो क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उनमें सबसे पहली बात ये होती है कि जो रिंगवर्म है, इसमें वर्म शब्द निरर्थक है। वर्म से कोई मतलब, कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है, केवल रिंग शब्द ही सार्थक है। रिंग में रिंग नुमा, छल्ले नुमा स्ट्रक्चर्स यानी इरप्शंस आते हैं जिनके किनारों पर पैपिलोवेसिकुलर इरप्शंस यानी छोटे छोटे महीन दाने होते हैं जिनमें कुछ दानों के अंदर फ्लूइड भी भरा हुआ हो सकता है। बीच का हिस्सा इरिथेमेटस होता है, रेड हो सकता है, बट उस हिस्से पे कोई भी दाने नहीं होते। जब ऐसी क्लिनिकल पिक्चर में दिखती है तो हम इसको रिंगवर्म बोलते हैं। आज के इस वीडियो में हमारा मुख्य कंसर्न टीनिया कार्पोरिस और टीनिया क्रूरिस के लेकर के है। इन दोनों तरीके की इन्फेक्शंस में लगभग क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एक सा होता है। दोनों में रिंगवर्म जिस तरीके का दिखता है वो लगभग वही पिक्चर होती जो अभी मैंने आपको बताई है। इसके अलावा इस एरिया में खुजली बहुत ज़्यादा होती है और इस एरिया के बाल भी गिर जाते हैं। तो अब आपने पूरी तरह इसकी क्लिनिकल पिक्चर को समझ लिया है और आप संभवतः अभी मैं एक पिक्चर भी आपको दिखाऊंगा जिसको देख करके आप समझ सकते हैं कि टीनिया कार्पोरिस और टीनिया क्रूरिस कैसा दिखता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस की। इन्वेस्टिगेशंस में हमारे दो एम्स होते हैं। पहला एम ये होता है कि हम डिजीज़ की लोकल डायग्नोसिस बना लें और दूसरा एम हमारा ये होता है कि डिजीज़ की लिए जो जिम्मेदार और कारक हैं उनका भी हम पता लगा लें, क्योंकि अभी हमने कहा कि इन कारणों में हाई रिस्क में वो लोग होते हैं जिनमें ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं और क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं। तो क्रॉनिक डिजीज़ को हमें एक्सक्लूड कर लेना चाहिए, जिसके लिए हमें CBC, ब्लड शुगर, फास्टिंग BP, HbA1c, KFT, लिवर फंक्शन टेस्ट, यूरिन और थायराइड प्रोफाइल करवा लेनी चाहिए और एनीमिया प्रोफाइल भी प्रायः करवा लेना बेहतर रहता है। लेकिन अगर इतना सब कुछ संभव न हो तो भी स्किन स्क्रैपिंग्स के माध्यम से हम डायग्नोसिस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और ये कंफर्म कर सकते हैं कि मरीज़ को रिंगवर्म ही है। रिंगवर्म के मरीज़ में कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, यह सवाल भी बहुत ज़रूरी है। रिंगवर्म के मरीज़ में कॉम्प्लिकेशंस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं सेकेंडरी। उसमें होता क्या है कि पहले तो इन्फ्लेमेशन होगा,
इसके बाद बर्निंग होगी और फिर स्किन में डीप क्रैक्स आ जाते हैं। डीप क्रैक्स बहुत ही पेनफुल होते हैं। जी हाँ, ये कॉम्प्लिकेशन जब ख़ास तौर से छोटे बच्चों में आ जाते हैं, छोटे बच्चों में रिंगवॉर्म इन्फेक्शन होता है और उनमें इस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत मुश्किल होते हैं कि बच्चे के लिए काफ़ी पेनफुल हो जाते हैं। अब बारी आती है ट्रीटमेंट की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इस वीडियो का। ट्रीटमेंट के लिए मैं आपको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट सबसे पहले बताना चाहूँगा कि सीपिया 1000 की 3 खुराकें मरीज़ को दे दें, एक दिन एक रोज़ रात को, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। इसके बाद क्रोटन टिग्लियम 30, ग्रेफाइटिस 6 30 सुबह शाम दें। आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्रोटन टिक 30 का नाम लिया है, ग्रेफाइटिस 6 का नाम लिया है। जी हाँ, ग्रेफाइटिस 6 का नाम मैंने सिर्फ इसलिए लिया है कि मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में पाया है कि ग्रेफाइटिस 30 से होम्योपैथिक एग्रवेशन प्रायः अधिक हो जाता है, जिससे मरीज़ की तकलीफ़ अचानक बढ़ जाती है और मरीज़ को परेशानी होती है। इस होम्योपैथिक एग्रवेशन को अवॉइड करने के लिए मैंने ग्रेफाइटिस 6 को नाम लिया है और मैं अपनी क्लिनिकल लाइफ में ग्रेफाइटिस 6 ही इस्तेमाल भी करता हूं और मैंने पाया भी है कि ग्रेफाइटिस 6 के इस्तेमाल से होम्योपैथिक एग्रवेशन कम होता है। एक मदर टिंचर भी काफ़ी कारगर मैंने पाया है, जिसको जगलेंस रेजिया के नाम से जाना जाता है। इस मदर टिंचर की 10-10 बूंद दिन में सुबह शाम मरीज़ को देनी चाहिए। और एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए भी कुछ चीज़ें मैंने अपने क्लिनिकल लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट पाई हैं। इनमें एक दवा का नाम है कैसिया सोफेरा। जी हाँ, कैसिया सोफेरा मदर टिंचर को आप नारियल के तेल में मिक्स करके लगाएं। वैसे तो इन दोनों को मिक्सचर नहीं होता है, दोनों इंसॉल्युबल हैं। इंसॉल्युबल होने के नाते इनको हथेली पर लें और इनके हथेली के ऊपर दोनों को मिक्स करें। मिक्स करने के बाद तुरंत लगा लें। नारियल का तेल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसिया सोफेरा में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए बड़ा फ़ायदेमंद ये कॉम्बिनेशन मैंने पाया है। आप भी इस्तेमाल करके इसे देख सकते हैं, ज़रूर लाभ होगा। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हमें उम्मीद है कि आपको बहुत कारगर सिद्ध होगा। यदि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कारगर नहीं सिद्ध होता है, नहीं आपको इससे अपेक्षित लाभ होता है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा आप किसी योग्य डॉक्टर से ज़रूर मिलें, क्योंकि वही फिर आपका ठीक ढंग से इलाज कर पाएगा। लेकिन फिर सेकंड लाइन ट्रीटमेंट में कुछ दवाइयाँ भी इस्तेमाल होती हैं। सेकंड लाइन ट्रीटमेंट के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, जो मैंने अपने क्लिनिकल यूज़ में ज़्यादातर कारगर पाई हैं, उनके नाम मैं आपको ज़रूर बता देना चाहूँगा। एक उनमें बैसिलिनम, एंटीक्रोडम 3x। इनमें पोटेंसी पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब मैं पोटेंसी बता रहा हूँ आपको, ये मेरे क्लिनिकल यूज़ की पोटेंसी है। मैंने जिन पोटेंसीज़ को अपने क्लिनिकल लाइफ में बहुत फ़ायदेमंद पाया है, मैंने उन पोटेंसीज़ का ही यहाँ पर जिक्र किया है। पोटेंसीज़ का मामला एक ऐसा मामला है जिसको कि आप या आपका फिजिशियन अपने डिस्क्रिशन से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अगली दवा है मीज़ेरियम, वायोला ट्राइकोलर, क्राइसोरोबिनम 3x, रस्टॉक्स 30, सेम्परवाइवम क्यू। एक ऐसी रेयर मेडिसिन है सेम्परवाइवम क्यू से 3x तक मैंने इसका इस्तेमाल किया है और बड़ी लाभकारी है। बड़ी स्पेसिफिक दवा है रिंगवॉर्म के उपचार में। सल्फर आयोड 3x, ये भी बड़ी स्पेसिफिक दवा है। इसको भी मैंने कई बार को बहुत कारगर पाया है। क्योंकि वीडियो लंबा होने के डर से मैं आपको इनके क्लिनिकल सिम्टोमेटिक यूजेस नहीं बता पा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। विन का माइनर भी मदर टिंचर के फॉर्म में बहुत कारगर पाई गई है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन में मैंने कार्बोलिक एसिड मदर सोल्यूशन को भी नारियल के तेल में मिला करके, ठीक उसी तरह जैसे कैसिया सोफेरा को मैंने इस्तेमाल किया था, इसको भी मैंने काफ़ी कारगर पाया है। एसिड क्राइसोरोबिनम क्रीम भी मैंने कारगर पाई है। तो इस तरीके से कुछ दवाइयों के नाम मैंने आपको आज बताए हैं। इन दवाइयों का भी आप इस्तेमाल किसी विशेषज्ञ की परामर्श के साथ में कर सकते हैं। इसके औषधियों के साथ साथ में छोटी छोटी खान पान के बदलाव भी आपको इस बीमारी से लड़ने में काफ़ी मदद करेंगे।
ख़ासतौर से आपको विटामिन ए युक्त भोजन ऐसे मरीज़ों को लेना चाहिए। विटामिन ए युक्त भोजन में गाजर है, खुमानी है, फिश है, लिवर है, इस तरीके के भोजन फ़ायदेमंद पहुँचे हैं। विटामिन ई युक्त भोजन भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। अखरोट है, बादाम है, ओलिव ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ये विटामिन ई युक्त भोजन भी आपकी त्वचा के रोगों के उपचार में आपकी मदद करते हैं। इस तरीके से मैं समझ सकता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई चीज़ आपको ना समझ में आ रही हो, कोई क्लैरिफिकेशन किसी प्रकार का आप चाहते हो, तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिखिएगा। धन्यवाद।